नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ITI 360 डिग्रीज में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे CTI एंट्रेंस एग्जाम के मॉडल पेपर नंबर 3 के बारे में, जो कि इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन ट्रेड के छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यदि आप इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन के छात्र हैं और आपने CTI एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म भरा है तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो से आपको CTI एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन में बहुत ही सहायता मिलेगी। मेरे प्रिय छात्रों, मैं पहले भी CTI एंट्रेंस एग्जाम के लिए इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन ट्रेड के छात्रों के लिए 2 और मॉडल पेपर बना चुकी हूं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप जाकर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो को देख सकते हैं। तो मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, कौन सा कथन ओम के नियम को सही सही दर्शाता है? ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है V इज इक्वल्स टू I इंटू आर। ऑप्शन बी है V इज इक्वल्स टू R अपॉन I। ऑप्शन सी है V इज इक्वल्स टू I R स्क्वायर। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो ओम्स लॉ होता है, ओम का नियम होता है, उसका इक्वेशन होता है V इज इक्वल्स टू I इंटू आर, जहाँ V वोल्टेज होता है, I करंट होता है और R होता है रेजिस्टेंस। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, V इज इक्वल्स टू I इंटू आर। यह ओम के नियम को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, KCL किस पर आधारित है? ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत पर। ऑप्शन बी है चार्ज के संरक्षण के सिद्धांत पर। ऑप्शन सी है ए और बी दोनों। और ऑप्शन डी है ना ही ए और ना ही बी। तो KCL यानी कि किरचॉफ्स करंट लॉ, यह चार्ज के संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। KCL जो होता है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर आधारित होता है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, चार्ज के संरक्षण के सिद्धांत पर। ऐसे ही KVL यानी कि किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, यह ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। यानी कि KCL किस पे आधारित होता है? चार्ज के संरक्षण के सिद्धांत पे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे। और KVL जो होता है यानी किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर आधारित होता है। ये दोनों चीज़ें आप बहुत अच्छे से ध्यान रखना, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि KCL किस पे आधारित होता है और KVL किस पे आधारित होता है। तो KCL आधारित होता है चार्ज के संरक्षण पे और KVL आधारित होता है ऊर्जा के संरक्षण पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, वर्तमान में चुंबक किस से बने होते हैं? ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है लोहा। ऑप्शन बी है स्टील। ऑप्शन सी है ए और बी दोनों। और ऑप्शन डी है कॉपर। तो जो चुंबक होते हैं वो लोहा, निकेल, कोबाल्ट, स्टील, इसी के बनाए जाते हैं। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। वर्तमान में चुंबक लोहा और स्टील दोनों के ही बनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, फॉर्म फैक्टर किसका अनुपात है? ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है औसत मान बटे RMS मान। ऑप्शन बी है औसत मान बटे परम मान। ऑप्शन सी है RMS मान बटे औसत मान। ऑप्शन डी है RMS मान बटे परम मान। तो फॉर्म फैक्टर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है RMS वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू या औसत मान। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, RMS मान बटे औसत मान। फॉर्म फैक्टर इज इक्वल्स टू RMS वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू। इसका भी आप बहुत ये फॉर्मूला ध्यान रखना, क्योंकि ये भी क्वेश्चन है जो अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। फॉर्म फैक्टर का क्या फॉर्मूला होता है? क्वेश्चन नंबर 5 है, डेल्टा कनेक्टेड लोड में लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज के बीच क्या संबंध होता है? ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है लाइन वोल्टेज ग्रेटर देन फेज वोल्टेज। ऑप्शन बी लाइन वोल्टेज लेस देन फेज वोल्टेज। ऑप्शन सी लाइन वोल्टेज इक्वल्स टू फेज वोल्टेज। और ऑप्शन डी है लाइन वोल्टेज ग्रेटर देन इक्वल टू फेज वोल्टेज। तो जो डेल्टा कनेक्टेड लोड होते हैं, जो डेल्टा कनेक्शंस में लोड कनेक्टेड होते हैं, उनमें लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज का मान बराबर होता है। मतलब डेल्टा कनेक्शन में क्या होता है? लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज का मान बराबर होता है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, लाइन वोल्टेज इज इक्वल्स टू फेज वोल्टेज। क्वेश्चन नंबर 6 है, 1 फैराडे इज इक्वल्स टू।
मतलब 1 फराड की वैल्यू किसके बराबर होती है। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है 96,500 कूलाम, ऑप्शन बी है 1 कूलाम, ऑप्शन सी है 1000 कूलाम और ऑप्शन डी है 5000 कूलाम। तो 1 फराड होता है वो 96,500 कूलाम के बराबर होता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 96,500 कूलाम। क्वेश्चन नंबर 7 है फ्यूज तार में क्या अधिकारित होना चाहिए। मतलब फ्यूज तार की प्रॉपर्टी कैसी होनी चाहिए, कैसे फ्यूज तार के अंदर क्या गुण होने चाहिए। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है उच्च विशिष्ट प्रतिरोध और उच्च गलनांक बिंदु, ऑप्शन बी है उच्च विशिष्ट प्रतिरोध और निम्न गलनांक बिंदु, ऑप्शन डी है निम्न विशिष्ट प्रतिरोध और निम्न गलनांक बिंदु और ऑप्शन डी है निम्न विशिष्ट प्रतिरोध और उच्च गलनांक बिंदु। तो जो फ्यूज वायर होता है उसका क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, उसका उच्च विशिष्ट प्रतिरोध और निम्न गलनांक बिंदु होना चाहिए। मतलब एक फ्यूज वायर का हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होना चाहिए और उसका लो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए। हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्यों होना चाहिए, ताकि क्योंकि जो फ्यूज़ वायर होता है वो करंट के हीटिंग इफेक्ट पे वर्क करता है, तो उसका जब रेजिस्टेंस हाई होगा तो हीट उसमें ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। और निम्न गलनांक बिंदु मेल्टिंग पॉइंट उसका लो होना चाहिए, ताकि जब भी हाई एक्सेस करंट सर्किट में फ्लो हो रहा हो तो वो मेल्ट होकर के और सर्किट को ब्रेक कर सके। तो एक फ्यूज़ वायर हमेशा, एक अच्छा फ्यूज़ वायर वही होता है जिसका उच्च विशिष्ट प्रतिरोध होता है और निम्न गलनांक बिंदु होता है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी उच्च विशिष्ट प्रतिरोध और निम्न गलनांक बिंदु। क्वेश्चन नंबर 8 है ठोस कोण का मात्रक क्या है। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है ठोस कोण, ऑप्शन बी है रेडियन, ऑप्शन सी है स्टेरेडियन और ऑप्शन डी है कैंडेला। तो जो ठोस कोण होता है सॉलिड एंगल होता है, उसकी यूनिट होती है स्टेरेडियन, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी स्टेरेडियन। क्वेश्चन नंबर 9 है डेल्टा डेल्टा कनेक्शन किस में उपयोग किए जाते हैं। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है बड़ा LV ट्रांसफॉर्मर, मतलब बड़ा लो वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर, ऑप्शन बी है छोटा HV ट्रांसफॉर्मर, मतलब छोटा हाई वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर, ऑप्शन सी है बड़ा HV ट्रांसफॉर्मर, मतलब बड़ा हाई वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर, ऑप्शन डी है छोटा LV ट्रांसफॉर्मर, मतलब छोटा लो वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर। तो डेल्टा डेल्टा कनेक्शन मतलब ऐसा ट्रांसफॉर्मर जिसकी प्राइमरी वाइंडिंग भी डेल्टा कनेक्टेड है और सेकेंडरी वाइंडिंग भी डेल्टा कनेक्टेड है। तो ऐसा कनेक्शन, ऐसा कौन सा ट्रांसफॉर्मर होना चाहिए जिसकी प्राइमरी वाइंडिंग भी डेल्टा कनेक्टेड हो सकती है और सेकेंडरी वाइंडिंग भी डेल्टा कनेक्टेड हो सकती है। तो वो होता है बड़ा हाई वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर। बड़े हाई वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग दोनों ही डेल्टा कनेक्शन में होती हैं, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी बड़ा हाई वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर। क्वेश्चन नंबर 10 है ओम का नियम लगाते हुए वोल्टेज करंट और फिल इन द ब्लैंक्स के बीच का संबंध देता है। मतलब क्वेश्चन में ये पूछना चाह रहा है कि ओम का नियम किन किन चीज़ों के बीच में संबंध देता है। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है स्थिरांक, ऑप्शन बी है प्रतिरोध, ऑप्शन सी है कैपेसिटर, ऑप्शन डी है इंडक्टर। तो जो ओम का नियम होता है वो वोल्टेज करंट और रेजिस्टेंस के बीच में रिलेशन देता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी प्रतिरोध। क्वेश्चन नंबर 11 है इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है वोल्टेज, ऑप्शन बी है एनर्जी, ऑप्शन सी है करंट और ऑप्शन डी है पावर। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का मात्रक होता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 12 है विद्युत ऊर्जा को मापने की यूनिट फिल इन द ब्लैंक्स होती है। मतलब विद्युत ऊर्जा को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस यूनिट में मापा जाता है। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है KVA, ऑप्शन बी है KW, ऑप्शन सी है KWH और ऑप्शन डी है रिएक्टिव पावर। तो जो इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है, विद्युत ऊर्जा होती है, उसको KWH किलो वॉट आवर में मापा जाता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी किलो वॉट आवर या KWH। क्वेश्चन नंबर 13 है इनमें से किस पदार्थ की प्रतिरोधकता सबसे कम होती है। मतलब कौन सा पदार्थ है जिसका रेजिस्टेंस सबसे कम है, निम्न में से कौन सा ऐसा पदार्थ है जिसका रेजिस्टेंस सबसे कम है। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है कॉपर, ऑप्शन बी है गोल्ड, ऑप्शन सी है एल्यूमिनियम और ऑप्शन डी है सिल्वर। तो सिल्वर का रेजिस्टेंस सबसे कम होता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सिल्वर। क्वेश्चन नंबर 14 है विशिष्ट प्रतिरोध की यूनिट
होती है। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है ओम मीटर, ऑप्शन बी है ओम मीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी है ओम पर मीटर और ऑप्शन डी है ओम पर मीटर स्क्वायर। तो जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है, उसकी यूनिट होती है ओम मीटर। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए ओम मीटर। क्वेश्चन नंबर 15 है, आर वैल्यू वाला एक रेजिस्टेंस प्रत्येक डेल्टा से जुड़ा हो तो समतुल्य स्टार के पास प्रत्येक रेजिस्टेंस फिल इन द बैंक्स वैल्यू का होगा। मतलब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक डेल्टा कनेक्शन है जिसमें हर एक रेजिस्टेंस की वैल्यू है आर ओम। तो अगर उसे हम स्टार कनेक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो उसमें जो हर एक रेजिस्टेंस होगा, स्टार कनेक्शन के हर एक रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं कि हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में एक डेल्टा कनेक्शन दिया हुआ है, तो इस तरह से हम डेल्टा कनेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं 3 फेज़ में। और इसमें क्या दिया हुआ है कि जो हर एक रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू है आर। ये हर एक रेजिस्टेंस है जो इसकी वैल्यू दी हुई है आर, ठीक है। और इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है? इसको हमें कन्वर्ट करना है स्टार कनेक्शन में। तो स्टार कनेक्शन को हम इस तरह से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर लेंगे। अब इसे हमें बहुत ध्यान से समझना है, जिससे आपको कभी भी फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। आपको बस ये एक से डायग्राम ड्रॉ करना है और यहाँ पे गिवन आपको लिख लेना है कि हर एक ब्रांच का रेजिस्टेंस क्या दिया हुआ है। अब हमें क्या करना है? हमें ये वाला रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो हम इसे क्या लिख लेते हैं? आर ए लिख लेते हैं। ये वाला रेजिस्टेंस हम मान लेते हैं कि ये आर ए है, ठीक है। तो आर ए को कैलकुलेट करने के लिए इसके बगल बगल में कौन सा रेजिस्टेंस है डेल्टा कनेक्शन में? ये वाला है और ये वाला है, इससे लगा हुआ। ये ए नोड है तो इससे लगा हुआ रेजिस्टेंस ये वाला है और ये वाला है। तो ये इसकी वैल्यू क्या दी हुई है? आर इंटू आर। इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे ऊपर और डिवाइड में क्या करेंगे? जो डेल्टा कनेक्शन में तीनों ही रेजिस्टेंस है उनका समेशन कर देंगे, मतलब इनको ऐड कर देंगे। तो आर प्लस आर, मतलब ये क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर अपॉन 3r। तो एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, मतलब क्या वैल्यू हो जाएगी? आर अपॉन 3। तो ये वाला जो रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू आ जाएगी क्या? आर अपॉन 3। अब नेक्स्ट हमें ये वाला रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है जो बी नोड से लगा हुआ है। तो इसके लिए हम क्या लिख लेंगे? आर बी इज इक्वल्स टू लिख लेंगे क्या? इसमें जो बी नोड से निकला हुआ डेल्टा कनेक्शन में रेजिस्टेंस है उसको हम ऊपर, मतलब जो अंश होता है वहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये भी क्या है? आर इंटू आर अपॉन क्या हो जाएगा? जो डेल्टा कनेक्शन के तीनों ही रेजिस्टेंस है उनका सम। तो आर प्लस आर यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3r आ जाएगा। तो ये भी क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर अपॉन 3r। तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी? r/3। और ऐसे ही जब आप RC को कैलकुलेट करेंगे तो RC में भी क्या होगा? RC नोड से लगा हुआ रेजिस्टेंस क्या डेल्टा में? ये वाला है और ये वाला है। तो RC के लिए जो अंश होगा उसमें हो जाएगा r इंटू आर स्क्वायर अपॉन इन तीनों रेजिस्टेंस का सम होगा, तो वो क्या हो जाएगा? अपॉन में 3r। तो RC की वैल्यू क्या हो जाएगी? r/3। मतलब अगर ये आप एक जनरल फॉर्मूला की तरह भी याद कर सकते हैं कि अगर कोई डेल्टा कनेक्टेड लोड है जिसमें प्रत्येक रेजिस्टेंस की वैल्यू R दी हुई है और अगर उसे हमें स्टार कनेक्शन में चेंज करते हैं तो स्टार कनेक्शन में हर एक रेजिस्टेंस की वैल्यू हो जाएगी r/3। मतलब 1/3 टाइम ये घट जाता है। जैसे यहाँ पे r दिया हुआ है, अगर आपको इनकेस क्वेश्चन में 9 दिया होता कि डेल्टा कनेक्शन में प्रत्येक रेजिस्टेंस की वैल्यू 9 है और स्टार कनेक्शन में क्या होगी, तो सिर्फ आप 9/3 करते तो 3 ओम। ऐसे ही अगर मान लीजिए आपको क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि कोई एक स्टार कनेक्शन है जिसमें प्रत्येक रेजिस्टेंस की वैल्यू R है और उसको हम डेल्टा कनेक्शन में कन्वर्ट करें तो क्या वैल्यू आएगी? तो वो 3 टाइम्स बढ़ जाएगी, मतलब वो क्या हो जाएगी? 3R हो जाएगी। तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से ध्यान रख लेना है। तो इस पर क्योंकि स्टार डेल्टा कनेक्शन में जनरली एग्जाम में क्वेश्चन मिलते हैं, एक ना एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो चलिए अब हम ऑप्शन चेक कर लेते हैं इस क्वेश्चन का। ऑप्शन ए है R ओम, ऑप्शन बी है r/3 ओम, ऑप्शन सी है √3r ओम और ऑप्शन डी है 3r ओम।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अभी हमने क्या कैलकुलेट किया है, R/3 ओम। क्वेश्चन नंबर 16 है, साइनोसाइडल विविध मात्रा का पीक फैक्टर फिल इन द ब्लैंक्स होगा। मतलब जो साइनोसॉइडल वेव होता है, साइन वेव होती है, उसके पीक फैक्टर का मान कितना होगा। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है 1.732, ऑप्शन बी है 1.414, ऑप्शन सी है 1.11 और ऑप्शन डी है 0.707। तो जो साइनोसॉइडल वेव का पीक फैक्टर होता है उसकी वैल्यू होती है √2 या 1.414। तो √2 की वैल्यू कितनी होती है, 1.414। तो दोनों ही चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि साइनोसॉइडल वेव की या साइन वेव का पीक फैक्टर √2 होता है या फिर 1.414 होता है। दोनों ही तरह से ऑप्शंस आपको मिल सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1.414। 1.11 जो ऑप्शन सी है वो साइनोसॉइडल वेव का फॉर्म फैक्टर का मान होता है। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है क्योंकि एग्जाम्स में फॉर्म फैक्टर की वैल्यू कितनी होती है ये भी पूछता है, इसलिए आपको ये भी चीज़ ध्यान रखनी है कि साइनोसॉइडल वेव फॉर्म के फॉर्म फैक्टर की वैल्यू 1.11 होती है। क्वेश्चन नंबर 17 है, प्रेशर केबल समांतर किस मान के ऊपर उपयोग किया जाता है। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए 11 kV, ऑप्शन बी है 33 kV, ऑप्शन सी है 66 kV और ऑप्शन डी है 132 kV। तो जो प्रेशर केबल होता है उसे 66 किलोवोल्ट के ऊपर प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 66 kV। क्वेश्चन नंबर 18 है, घरेलू वायरिंग में उपयोग किए जाने वाले फ्यूज वायर के लिए विद्युत की कौन सी विशेषता उत्तरदायी होती है। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है रासायनिक प्रभाव, ऑप्शन बी है ऊष्मा प्रभाव, ऑप्शन सी है चुंबकीय प्रभाव और ऑप्शन डी है ये सभी। तो जो फ्यूज वायर होता है वो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट या विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पे काम करता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी ऊष्मा प्रभाव। क्वेश्चन नंबर 19 है, एक संतुलित 3 फेज लोड में न्यूट्रल में कितना करंट होगा। मतलब अगर कोई संतुलित लोड है, कोई बैलेंस्ड 3 फेज लोड है तो उसके न्यूट्रल में कितना करंट होगा। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है बढ़ेगा, ऑप्शन बी है घटेगा, ऑप्शन सी है 0 और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो एक बैलेंस्ड लोड होता है, एक संतुलित 3 फेज लोड होता है, उसमें न्यूट्रल में करंट की वैल्यू 0 होती है। लोड जब भी संतुलित होगा, बैलेंस्ड होगा तो उसके न्यूट्रल में कोई भी करंट नहीं फ्लो होगा। सिर्फ जब लोड अनबैलेंस होता है, जब असंतुलित लोड होता है, तब उसके न्यूट्रल में करंट फ्लो करता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 0। क्वेश्चन नंबर 20 है, एक 25 kVA, 400 वोल्ट / 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज ट्रांसफॉर्मर का ट्रांसफॉर्मेशन अनुपात क्या होगा। तो इसमें क्या है, ट्रांसफॉर्मर का ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो या ट्रांसफॉर्मेशन अनुपात ज्ञात करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन में गिवन है कि जो ट्रांसफॉर्मर है उसकी कैपेसिटी कितनी है, 25 kVA है और उसकी जो वोल्टेज रेटिंग है वो है 400 वोल्ट / 200 वोल्ट। मतलब जो प्राइमरी वाइंडिंग है उसका वोल्टेज है 400 वोल्ट और जो सेकेंडरी वाइंडिंग है वो हो जाएगा 200 वोल्ट। मतलब ये क्या है कि स्टेप डाउन टाइप का ट्रांसफॉर्मर है क्योंकि ये 400 वोल्ट को 200 वोल्ट में कन्वर्ट कर रहा है और फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। तो इसका हमें ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ज्ञात करना है। तो जो ट्रांसफॉर्मर का ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो होता है उसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी वाइंडिंग अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी वाइंडिंग, जो बराबर होता है वो सेकेंडरी साइड का वोल्टेज अपॉन प्राइमरी साइड के वोल्टेज के। ठीक है, तो ये है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का फॉर्मूला। इसका आपको सीरियल नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो की बात की जाएगी तो आपको इसका ऑर्डर नहीं चेंज करना है, N2/N1 ही होता है। सेकेंडरी वाइंडिंग का जो नंबर ऑफ टर्न्स होता है अपॉन प्राइमरी वाइंडिंग के नंबर ऑफ टर्न्स, या फिर सेकेंडरी साइड का जो वोल्टेज होता है अपॉन प्राइमरी साइड का वोल्टेज, यही आपको सीरियल रखना है। और हमें सेकेंडरी साइड का वोल्टेज इस तरह से, अगर वोल्टेज रेटिंग दी गई है तो सेकेंडरी साइड का वोल्टेज और प्राइमरी साइड का वोल्टेज कैसे पहचानेंगे, जो पहले लिखा होता है वो होता है प्राइमरी साइड का वोल्टेज यानी V1 होता है और जो बाद में लिखा होता है वो होता है सेकेंडरी साइड का वोल्टेज यानी कि V2 होता है। तो आप इसको ऐसे पहचान लेना और ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेते हैं। V2 कितना है यहाँ पे 200 अपॉन V1 कितना है 400। तो जब इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 0.5 हो जाएगा।
जाएगा, और ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो की कोई भी यूनिट नहीं होती है। तो चलिए अब हम ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है 0.2, ऑप्शन बी है 0.5, ऑप्शन सी है 0.2 और 0.5 के बीच में, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो अभी हमने क्या कैलकुलेट किया है, इस ट्रांसफॉर्मर का ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो 0.5, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 21 है एसी परिपथ में वास्तविक एवं आभासी शक्ति का अनुपात कहलाता है। मतलब एसी परिपथ में जो वास्तविक शक्ति होती है, जो रियल पावर होता है, जिसे एक्टिव पावर कहते हैं, उसका और आभासी शक्ति यानी एपरेंट पावर का अनुपात क्या होता है। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है रिएक्टिव पावर, ऑप्शन बी है पावर फैक्टर, ऑप्शन सी है आरएमएस वैल्यू और ऑप्शन डी है एक्टिव पावर। तो एसी परिपथ में जो एक्टिव पावर अपॉन एपरेंट पावर या फिर वास्तविक शक्ति बटे आभासी शक्ति कहलाती है पावर फैक्टर, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी पावर फैक्टर। क्वेश्चन नंबर 22 है इंडक्शन मोटर का स्थायी भाग कहलाता है। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है स्लिप रिंग, ऑप्शन बी है रोटर और ऑप्शन सी है स्टेटर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इंडक्शन मोटर का जो स्थायी भाग होता है या फिर कोई भी मोटर का, चाहे वो डीसी मोटर हो, चाहे वो एसी मोटर हो यानी कि सिंक्रोनस मोटर हो, या वो इंडक्शन मोटर हो, कोई भी मोटर हो, उसका जो स्थायी भाग होता है, जो स्टेशनरी पार्ट होता है, वो स्टेटर कहलाता है और जो घूमने वाला भाग होता है वो रोटर कहलाता है। तो यहाँ पे चाहे इंडक्शन मोटर आपसे पूछा गया हो, चाहे आपसे डीसी मोटर पूछा गया हो, चाहे आपसे सिंक्रोनस मोटर पूछा गया हो, इन सब का इनफैक्ट चाहे आपसे अल्टरनेटर पूछा गया हो या आपसे डीसी जनरेटर पूछा गया हो, सब में जो स्थायी भाग होता है उसे स्टेटर कहते हैं और घूमने वाले भाग को रोटर कहते हैं, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी स्टेटर। क्वेश्चन नंबर 23 है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम यानी फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल यह ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन है उत्पन्न विद्युत वाहक बल की दिशा, ऑप्शन बी है मोटर में धारा की दिशा, ऑप्शन सी है जनित्र में घूमने की दिशा और ऑप्शन डी है फ्लक्स की दिशा। तो जो फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल होता है या फ्लेमिंग का दाहिने हाथ का नियम होता है, उसका उपयोग जनरेटर के लिए किया जाता है और जनरेटर में इसका उपयोग करते हैं उत्पन्न विद्युत वाहक बल की दिशा ज्ञात करने के लिए, या ऑप्शन में ऐसे भी दे सकता है कि उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए। तो अगर ऑप्शन में ये भी दिया रहेगा तो दोनों ही सही होंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, उत्पन्न विद्युत वाहक बल की दिशा। क्वेश्चन नंबर 24 है पृथ्वी का विद्युत विभव यानी कि पृथ्वी का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या माना जाता है, पृथ्वी को किस पोटेंशियल पे हम एज्यूम करते हैं। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है निम्न, ऑप्शन बी है उच्च, ऑप्शन सी है शून्य और ऑप्शन डी है नियत। तो जो अर्थ का पोटेंशियल हम मानते हैं वो हम मानते हैं जीरो वोल्ट, अर्थ को हम हमेशा 0 वोल्ट पे ही मानते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी शून्य। क्वेश्चन नंबर 25 है पावर फैक्टर का अधिकतम मान होता है। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 1 और ऑप्शन डी है 2। तो जो पावर फैक्टर की मैक्सिमम वैल्यू होती है वो होती है 1, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 1। ये थे 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन ट्रेड के छात्रों के लिए सीटीआई एंट्रेंस एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप सभी इन प्रश्नों को अच्छे से समझ लीजिए। मेरे प्रिय छात्रों, ऐसे और भी मॉडल पेपर मेरे चैनल पे लॉन्च किए जाएंगे इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन ट्रेड के छात्रों के लिए। तो यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में ही नोटिफिकेशन बेल दबा ले ताकि जैसी कोई वीडियो अपलोड हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। धन्यवाद।